हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स कुजी पर। और जैसा कि मैंने कहा था कि इकोनॉमिक्स में अब मैं आपको बुक बाय बुक लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा अच्छे से। तो आज हम आपकी क्लास 12th की जो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, ये लेटेस्ट एडिशन है, 21-22 यानी इस साल का एडिशन है। और सब ये आपके चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन का, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों के पास ये नई बुक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और नई भी है तो अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट आपको समझना ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। और सर यहाँ पे किसका इंट्रोडक्शन होगा? जाहिर सी बात है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन की बात होने वाली है। सबसे पहले कुछ मीनिंग पढ़ लेते हैं। मीनिंग के लिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। The term macro in English has its origin in the Greek term macro, which means large. इंग्लिश में मैक्रो का मतलब तो अपना है ही, लेकिन ग्रीक टर्म में मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में लार्ज का मतलब होता है इकोनॉमी एज अ होल। वो इकोनॉमी, वो अर्थशास्त्र जो पूरी कंट्री के लिए काम करता है। तो आप कह सकते हो कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो स्टडी करती है उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, उन इकोनॉमिक इश्यूज़ को जिससे हमारी पूरी कंट्री अफेक्ट होगी या ज़्यादा से ज़्यादा लोग अफेक्ट होंगे। जैसे कि आज की डेट में आप बात करें जाए, कोविड-19 की सिचुएशन आप देख रहे हैं, पूरी कंट्री इफेक्ट है। तो इसको ठीक करने के लिए जो भी गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है वो सारे के सारे हमारे कौन से डिसीजन हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि इनमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स को देखा जाता है। भाई, हमारे जो रेसिडेंट हैं, हमारे जो लोग रहते हैं कंट्री में, उनके साथ वेलफेयर होना चाहिए, उनको टाइम टू टाइम जॉब वगैरह लेते रहना, मार्केट में महंगाई आ जाना, मार्केट में मंदी आ जाना, इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम से जो डील करती है इकोनॉमिक्स, उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। या आप कह सकते हो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडी हाउ गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव द स्टेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ये भी स्टडी करती है कि कैसे गवर्नमेंट हमारे स्टेट की, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसे ठीक कर सकती है, इम्प्रूव कर सकती है। M.H. स्पेंसर ने कहा, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक वो इकोनॉमी है जो एज अ होल ट्रीट करी जाती है और लार्ज सेगमेंट पर ये काम करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में अटेंशन जो है वो फोकस किया जाता है उन प्रॉब्लम्स पर जो, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, इन सारी चीज़ों पर फोकस किया जाता है। अब बारी आती है सर कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में और माइक्रो इकोनॉमिक्स में फ़र्क क्या है। आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स को। लिखा हुआ है यू हैव ऑलरेडी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स एट फर्स्ट लेवल, यानी कि 11th में। अब आप समझेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, लेकिन आगे इसमें दोनों के बारे में डिफरेंस बताया गया है कि कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला, स्टडी के बेसिस पर। स्टडी के बेसिस पर क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई लगा हुआ है। आई का मतलब इंडिविजुअल। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है स्कैरसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है चीज़ों की और सप्लाई कम है, या इंडिविजुअल लेवल पर, या हाउस होल्ड लेवल पर, या फर्म के हिसाब से। इंडिविजुअल लेवल का आप कह सकते हो कि किसी कंज्यूमर्स की, स्टूडेंट्स की दिक्कत, एम्प्लॉयज़ की दिक्कत, ये सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। और मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करती है कि कैसे जो आपकी स्कैरसिटी है उसको ऐसे यूटिलाइज किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वांट को सेटिस्फाई कर सके। यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन में दे भी रखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है कि कैसे कंज्यूमर अपने अधिकार का इस्तेमाल करके उन गुड्स को चूज़ करता है जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जो रिसोर्सेज हमारी कंट्री के पास हैं, उससे सोसाइटी का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो, उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये बात है उनकी बेसिस ऑफ स्टडी। इसको देखिए, सेकंड है आपका इकोनॉमिक वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज कंज्यूमर डिमांड और प्रोड्यूसर सप्लाई। वेरिएबल का मतलब जिसके ज़रिए वो काम करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर की डिमांड को लेकर, प्रोड्यूसर की सप्लाई को लेकर वो यूज़ करता है। यही मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के लिए काम करता है। आगे वाले चैप्टर्स में हम समझेंगे कि व्हाट इज़ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई।
अब आती है इकोनॉमिक एजेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो इकोनॉमिक एजेंट होते हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई कौन होते हैं भाई, आरबीआई है, सेबी है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक एजेंट होते हैं। फिर बारी आती है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की, यानी कि कौन किस हद तक काम करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो डिग्री होती है वो लिमिटेड होती है, किसके मुकाबले, मैक्रो इकोनॉमिक्स के मुकाबले। आपको मालूम है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल यूनिट पे काम कर रही है और मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े यूनिट पे। यहाँ एग्जांपल दिया गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री, इट इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल द फॉर्म प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कॉमन। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी एक इंडस्ट्री पर ध्यान दे रही है, लेकिन यहाँ क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स उन मुद्दों पर ध्यान देगी जिससे एज अ होल या पूरी कंट्री इफेक्ट करेगी, है ना। However, important it is to note that with a view to examine structure change in the economy, macroeconomic also study the level of economic activity। यानी कि हमारे इंडिया में क्या चल रहा है, क्या आने वाला है, क्या जाने वाला है, इसके लिए भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशन, डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशन का मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो एजम्पशंस होते हैं, सोचा जाता है वो उसके हिसाब से अलग होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से अलग होता है। कैसे, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों बेस्ड हैं अलग अलग डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशन पर। कुछ वेरिएबल एज्यूम करे जाते हैं, कांस्टेंट रखे जाते हैं और उनके हिसाब से चेंजेस देखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स total output and employment are taken as constant while these are important variables in macroeconomics। माइक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल आउटपुट को कांस्टेंट, यानी कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको कांस्टेंट रखा जाता है और एम्प्लॉयमेंट को कांस्टेंट रखा जाता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहने का मतलब ये है कि जो इंपॉर्टेंट है मैक्रो में उसे माइक्रो में कांस्टेंट रखेंगे और जो इंपॉर्टेंट है माइक्रो में उसे मैक्रो में कांस्टेंट रखेंगे। अब बारी आती है सेंट्रल इश्यूज़ की। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज द सेंट्रल इशू इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका मतलब है कि जो गुड्स उनके पास हैं उनको कैसे एलोकेट करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज़ करना है, ये दिक्कत होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये देखा जाता है कि कैसे ऐसे इस्तेमाल करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडिया का वेलफेयर हो। मेथड ऑफ स्टडी में क्या होता है, मेथड ऑफ स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिस्क्राइब जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जनरल में और पार्शियल में फ़र्क क्या है। जनरल में ये देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वांट सेटिस्फाई हो, और पार्शियल में देखा जाता है कि जो लोग हैं उससे जुड़े हुए सिर्फ उनकी वांट सेटिस्फाई हो। ठीक है ना, यहाँ आपको डिफरेंस भी दे रखा है बेटा, हॉट्स में पढ़ लीजिएगा। फिर आता है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। जो लॉजिकल माइक्रो लेवल पर है वो लॉजिकल मैक्रो लेवल पर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एन इंडिविजुअल सेव मोर ही ऐड टू हिज फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी। अगर एक इंडिविजुअल ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव करता है तो वो फ्यूचर के लिए सेव कर रहा है। इफ़ ऑल द पीपल इन एन इकोनॉमी सेव मोर, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इकोनॉमी में सेविंग करेंगे तो डिमांड कहाँ से होगी, डिमांड ही कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, इससे हमारी जो इकोनॉमी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि माइक्रो इकोनॉमी में तो सेविंग अच्छी है लेकिन उसका साइड इफेक्ट हो सकता है मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। अब बारी आती है कि भाई ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, यानी कि दायरा कह सकते हो, और सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है। जो स्कोप कह सकते हो, दायरा कह सकते हो, वो तो ये है कि जब हमें नेशनल इनकम का पता लगाना होता है तब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं। बेरोजगारी वगैरह देखनी होती है, हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं। मनी की थ्योरी, पैसा कैसे आएगा, कौन बनाएगा, कौन लाएगा, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, गवर्नमेंट का रोल क्या है, एक्सचेंज रेट क्या होगा, इनको हम ज़्यादा डीपली इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आने वाले चैप्टर में इन सब पर आप ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं, पॉइंट बाय पॉइंट, है ना। अब बात करी जाए वहीं इसके इम्पोर्टेंस की। इम्पोर्टेंस क्या क्या है, ये आपकी जो इकोनॉमी है उसको डिस्क्राइब करता है, इकोनॉमी कैसी चल रही है, आपको एक मैप देता है कि आपको कैसे अपनी ग्रोथ को और डेवलपमेंट को लेके चलना है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि ना ही इन्फ्लेशन हो ना ही डिफ्लेशन हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है कि बाहर से जो हमारी कंट्री के द्वारा लेन देन करे जा रहे हैं उनका लेखा जोखा होता है। गरीबी आ जाना, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन होना और कोई नई पॉलिसी लाना, ये सारे इसके इम्पोर्टेंस होते हैं। तो आई होप शायद इतना ही है हमारे फर्स्ट चैप्टर में, आप देख सकते हैं।
उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट है, जो कि आपका काफ़ी अच्छा खासा चैप्टर है। चैप्टर सेकंड जो है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लगातार देखिएगा, क्योंकि आगे चल के हम ऐसी रेगुलर वीडियो लाने वाले हैं। पूरा कोर्स आपकी बुक से अच्छे से करवा के कराएंगे, भले ही एक ही चैप्टर के काफ़ी सारे पार्ट हो जाए, कोई बात नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।